बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर पे और अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे हमेशा की तरह। आगे भी अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। रोज़ दुआएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने बच्चों के लिए। जैसी आँख खोला करें बिस्तर पे, जब आप सुबह उठें तो अल्लाह का नाम लेके फ़ौरन अल्लाह से मांगा करें, अपने बच्चों के अच्छे नसीब मांगा करें, अच्छा फ्यूचर मांगा करें। पाकिस्तान के लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो साफ़ सी बात है। तो एनीवे, मैं एक बात करना चाह रही थी, मैंने कहा आपके साथ आज प्रोग्राम के शुरू में ही कर लूँ। मैं ना इस बात से गुस्सा हूँ, ना मैं इस बात से नाराज़ हूँ, मगर मैं यही बात कहूँगी कि सोच मैटर करती है इंसान की। मैं कल एक डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, तो मेरी बच्ची मेरे साथ थी, शाम का टाइम था, तो मेरे कुछ टेस्ट वगैरह होने थे। मैंने कहा चलो, एक 6-6 महीने के बाद अच्छे टेस्ट होते हैं और आपके पास आपकी फ़ाइल होनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि जब सर्दियों का सीज़न आता है, मैं हूँ कराची से, तो मुझे लाहौर में बहुत ठंड लगती है। मैं 2-3 रज़ाइयाँ, मोज़े और पता नहीं टोपा जो मिलता है वो पहन के सो जाती हूँ, और स्वेटर भी पहनी होती हूँ साथ। जबकि अभी सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ, तो मेरा आलम ये है, क्योंकि मैं कराची की पैदावार हूँ, गर्मी की, तो इस वजह से अब वो जब मुझे सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे घर वालों ने कहा जाके चेकअप करा लो, किसी चीज़ का ऊपर नीचे कोई ऐसा मसला ना हो। तो मैं गई चेक कराने के लिए, तो सबसे पहले मुझसे कहते हैं अभी चेक भी नहीं किया, बच्ची बराबर में बैठी है, आप सिगरेट तो नहीं पीती? यार वॉट, बच्ची एकदम से ना उसने स्नैप किया, कहती एक्सक्यूज मी, व्हाट यू सेइंग, नो, व्हाट, माय मॉम सिगरेट, प्लीज कम ऑन। लाइक उसको एकदम से ना, उसने पता नहीं कौन सा, उसके अंदर अंग्रेज़ भी आ गया, उसके अंदर चाइनीज़ भी आ गया, उसके अंदर उर्दू दान भी आ गया। उसने अच्छी तरीके से, जिस तरीके से अपनी लिमिट में रह के उनको समझा सकती थी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स उसने फेसेस बना। वो एकदम से डरे, वो एकदम से डर के ना कहते आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट आस्किंग। तो कहती नो, शी इज़ नॉट लाइक दैट। इस तरह कह के ना बड़ा अजीब सा उसने स्नैप किया, वो घबरा गए। तो एंड उसको कहते हैं वो, अब फ़िलहाल इट्स ओके, आप अब सॉरी, आई एम सॉरी, आप कॉफ़ी पियेंगी? भाई बच्ची कौन सा कॉफ़ी पीती है, 9 साल की बच्ची कॉफ़ी पिएगी? तो उसको इस तरह से फिर वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, घबरा भी गए थे। मगर मैं एक बात कर रही हूँ, डॉक्टरी जो शोबा है, वो तो मेडिकल में तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि अगर आपको गट्टे में भी चोट लगी है, आपको कंधे में भी दर्द है, आपको सर्वाइकल पेन भी होता है, कहीं पे भी कोई आपको दर्द है, किसी भी चीज़ का इशू, अगर आपके साथ कोई फैमिली के ऐसे मेम्बर्स बैठे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके सामने आप ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं, ऐसी कैसी बात कर सकते हैं? और अभी मैंने अपना कुछ सिम्टम ही नहीं बताया, कोई बात ही नहीं, कि पहला सवाल ही मैंने कहा मुझे सर्दी, तो सर्दी लगती है, तो सर्दी से पहला सवाल सिगरेट का क्या था? समझ कोई मुझे आई नहीं। भाई आप टेस्ट करें, आप डायग्नोस्ट करें, 9 साल की बच्ची के सामने आप इस तरह से एक सवाल करें। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, आज मेरे शो पे भी डॉक्टर हैं, मगर अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी मक्खी निकाली थी, हलक के अंदर फंस गई थी, तो इधर ही लाइव शो पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़रा अपने लफ्ज़ों का चुनाव और देख लिया करें। हो सकता है कोई बहू अपने ससुर के साथ आई हो सकता है मियाँ बीवी आए हों, कोई इज़्ज़त होती है मियाँ की बीवी के सामने, बीवी की मियाँ के सामने, और फिर माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप इस तरह के बेटी के सामने सवाल करें। एज मैटर करती है, छोटी सी बच्ची के सामने आप ऐसे सवाल करें, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मैसेज जिनको पहुंचाना था पहुंच गया, मगर साथ साथ दुनिया में उन लोगों को भी पहुंच गया जो अपनी फील्ड, अपने ओहदे का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं जिसमें सामने वाले की कोई इज़्ज़त और गैरत कुछ नहीं है, सिर्फ इज़्ज़त उनकी अपनी जेब में, बाकियों की इज़्ज़त जो है वो है ही नहीं, जूती की नोक पे। ऐसा नहीं होता यार, प्लीज़ टेक केयर कीजिएगा ज़रा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब मेरे पास आज प्रोग्राम में बहुत कुछ है, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दर्द की। ये तो वो दर्द था जो मुझे दिमागी था, बहुत तकलीफ़ थी, रात भर मुझे तकलीफ़ हुई। मैंने कहा सुबह जाके बोलूँगी, अफ़ा सबको बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के ऊपर, और मेरे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं, वो जब जब आते हैं हमें कुछ अच्छा बता जाते हैं, क्योंकि आजकल पोजीशंस ऐसी हैं, हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे बैठे होते हैं, कंप्यूटर का काम बहुत है, एआई का दौर है, डिजिटल दौर है, यही सारी हमारी फील्ड की वजह से ना, तो हमारे जो पोजीशंस है, बॉडी टेक्सचर है, बॉडी पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो बहुत सीवियर इशू हो जाता है। तो आज हमारे पास है डॉक्टर सैयद महमूद, पेन स्पेशलिस्ट है, हमारे पास आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैडम। मेरे स्टार्ट इंट्रो से आप घबरा गए। डेफिनेटली इट वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन मी, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स टोटली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड बाय द। हाँ, और इतना बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इतना बड़ा डॉक्टर, और पहला सवाल बैठ के छोटी बच्ची के सामने देखें। नहीं, आई थिंक हम जब अब कॉलेज में, या हम आल्सो बिलोंग टू टीचिंग,
हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आज के दौर में थोड़े से मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो है ना कि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है। जी तो बीइंग ए डॉक्टर हमारी सीक्रेसी, एक बात कर रहा हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और हमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स और स्पेशली जब किड्स द लर्निंग फेज, अभी हम यही डिस्कस बच्चों यही के बात reference कर से रहे थे इत्तेफाक से, क्योंकि आप माशाल्लाह उम्र से आए, मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन और बच्चों के ज़हन में ये नक्श हो जाता है, इट मीन्स मैपिंग हो जाती है एंड ये कंटिन्यूसली, जिस तरह आप भी स्ट्रेस में रही, आते ही यही पहली चीज़ डिस्कस इज गोइंग ऑन योर बैक ऑन योर माइंड। यस तो बच्चों के भी माइंड में चल रहा होता है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इट्स टोटली अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल आप एटीट्यूड। किसी को गाली दें या किसी की बच्चों के सामने इंसल्ट कर दें पेरेंट्स की, एक ही बात है ना। 100% 100% एग्री। यस तो ये पेन था, मैंने कहा पहले ये पेन जाए हमारी ज़िंदगी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और याद रखें शोबिस से अगर कोई है, शोबिस पर्सनालिटी है, कोई मॉडल, एक्ट्रेस, कुछ भी है, वो उसकी फील्ड है, फील्ड उसका प्रोफेशन है। मॉडर्न कपड़े पहनना, मॉडर्न बातें करना, स्टाइलिंग करना, कुछ भी जिस तरीके की उसकी फील्ड है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नशे तमाशे करती होगी। आई डोंट डू सच थिंग्स, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बहुत ख्याल से किसी भी औरत से ऐसी बात कीजिएगा। चलिए जी बताइए, सर्वाइकल पेन क्या है? थैंक यू सो मच। सर्वाइकल पेन अगर आम अल्फाज में मैं बात करूँ, गर्दन का दर्द, नेक पेन को हम क्योंकि मेडिकल टर्म में सर्वाइकल पेन कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अभी आपने जिस तरह बात की, मैं तो हमेशा आपको डॉक्टर फ़िज़ा कहता होता हूँ बिकॉज बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर जाती हैं। जैसे वेरी गुड थिंग कि पोस्चर रिलेटेड आजकल, वैसे मैं ये लास्ट 7-8 ईयर्स में सडनली जो सर्ज मेरी जो सर्वाइकल पेन या नेक पेन की है ना, यंग इंडिविजुअल्स हैं, वाह, जो आपने बात की, एंड दिस इज़ बिकॉज सॉफ्टवेयर हाउसेज, मोस्ट ऑफ द वन मेरे जो पेशेंट है दे आर ये पेन के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज 12 आवर्स 14 आवर्स कंटिन्यूसली बैठे हुए कर रहे हैं। नंबर 2 मोबाइल, हम जो टेक्स्ट नेक आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं, लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस, ये मेरा पोस्चर बेहतरीन है, नो दिस इज़ अ पोस्चर, सो दिस पोस्चर जो फ्लेक्शन होगी, ये नेक पे प्रेशर पड़ रहा है मेरे, लाइक दिस, और आज नहीं, कल नहीं, परसों, आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड ईयर यू विल स्टार्ट पेन एंड कॉन्स्टेंट पेन, जो कि आपके पोस्चर की वजह से है। हम जो पहले पढ़ते थे, जब मेडिकल जब हम करते थे, उसके अंदर एज रिलेटेड चेंजेस, मसल का स्पैज़म, लेकिन मैं देख रहा हूँ विद द वैसी ऑफ टाइम अब पोस्चर रिलेटेड नंबर 1 कॉज आती जा रही है, आपके बैड पोस्चर की वजह से। सिटिंग अप, जिस हम बहुत से लोग आते हैं लैपटॉप लाइक दे आर वर्किंग लाइक दिस, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको कीप इट एलिवेटेड, इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। हमें इस चीज़ को, पोस्चर को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और नंबर 2 जो मैंने देखा है, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे नेक के मसल बड़े वीक मसल हो गए, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता नेक की, स्पेशली आप इग्नोर करते हैं एंड यू हैव ए पेन। वॉक कर लेते हैं, भाग लेंगे, कोई Yes. और एक्टिविटी कर लेंगे, जंपिंग कर लेंगे, मगर वाकई आपकी बात सही है कि नेक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता। कोई भी नहीं करता है। और फिर प्रॉब्लम होती है तो वी रश टू द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें बेहतर। लकीली आपकी 80% जो नेक पेन होती है विद दिस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, विद एक्सरसाइजेस, हीट, कोल्ड या कुछ पेन किलर से रिलीव हो जाती है। 20% केसेस के अंदर आपको मज़ीद इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे सेवेरिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह फिर आपको उसको देखना पड़ता है। ज़बरदस्त। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किसी को अगर सर्वाइकल पेन का ज़बरदस्त बहुत बुरा तरीके से कोई पेन होता है और इशू है आपको, और आपका कोई इलाज और ट्रीटमेंट जो है, मेरी अंगूठी टूट गई, आई अल्लाह कैसे, खुद ब खुद मैंने कुछ किया ही नहीं। आज हमने सिज़ोफ्रेनिया के ऊपर भी बात करनी है। ये वो अटैक हुआ है मुझ पे जो सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को होता है। ओ माय गॉड, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं पेन स्पेशलिस्ट, और मैं आपसे ये पूछना चाही थी कि सर्वाइकल पेन जो होता है उसमें शोल्डर में दर्द होता है, उसमें गर्दन में दर्द होता है, मगर क्या ये दर्द सर तक भी पहुंच जाता है, सर दर्द बनता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बात बताऊँ, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें मिग्रेन है, सेल्फ डायग्नोसिस बनाया होता है, अच्छा, और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं पता लगता है कि वो सर्वाइकल इशू है जिसके वजह से रेफर्ड पेन हो रही होती है। रेफर्ड पेन से हमारा मुराद होता है कि प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, ठीक है, लेकिन वो सिम्टम्स इधर आ रहे होते हैं। तो आपके, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 पेशेंट हम हेडेक के चेक करते हैं ना, उसमें से अबाउट 40% पेशेंट सर्वाइकल की वजह से होते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि पेशेंट
ट्रीटमेंट माइग्रेन के लिए ही जा रहा होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, सिम्टम ठीक नहीं हो रहे होते, बिकॉज प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। इसका जो सर का दर्द होता है, इसमें हम कैसे पता करेंगे, हमें डायग्नोस कैसे होगा कि सर्वाइकल पेन की वजह से हमें सर में दर्द हो रहा है, इट्स नॉट द माइग्रेन? अच्छा, माइग्रेन के अंदर थोड़े सिम्टम्स और भी आते हैं, ऑरा फील होता है, लाइटें नज़र आना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, आधे सर का, समटाइम दोनों तरफ का भी होता है। अच्छा, जो सर्वाइकल पेन होता है यूजली इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब पोस्चर रिलेटेड होता है, यहाँ थोड़ा सा दबाने से, मूवमेंट से, लाइक दिस मूवमेंट, सलाम फेरते हैं, पेशेंट कहेगा मुझे पेन होती है, अच्छा, या इधर फेर है या एग्रीवेट हो जाएगी। ठीक, तो ये बड़े कॉमन होता है और ज़्यादातर ये एग्जामिनेशन से पता लगता है। इट्स नॉट लाइक कि सेल्फ डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल है। आपको एग्जामिन करते हैं, यू फील टेंडरनेस हेयर, अच्छा, यहाँ फील करेंगे, दबाएंगे, आपको अच्छी खासी पेन होगी। अच्छा, और दूसरा, उसको कंफर्म करने के लिए सम टाइम हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है, एक्सरे, सम टाइम वी हैव टू गो फॉर MRI, ताकि हम कंफर्म करें कि ये इसकी डायग्नोस ट्रीटमेंट, ताकि हम जब तक देखें कॉज नहीं पता लगे कि ट्रीटमेंट तो ब्लाइंड है। तो MRI ये बैक गर्दन की होती है? यस, या MRI रील की हड्डी पूरी उसकी? नहीं, सिर्फ गर्दन के रेफरेंस से होती है। ऐसे पेशेंट MRI उनकी कराते हैं जो ज़रा डाउट होता है और इनकी पेन जो होती है गर्दन से सर में और बाजू में भी आ रही हो। अच्छा, तो उसमें हमें फिर डाउट होता है कि सर्वाइकल के जो मोरे हैं ना, उनमें और डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, तो डिस्क की वजह से बाज़ दफ़ा हराम मगज़ में या नसों पे दबाव आ जाता आय है। हाय, तो वो पेशेंट को क्या होता है कि सर में दर्द इनिशियली, गर्दन, और फिर करंट लाइक पेन आती है बाजू में, राइट में आ सकती है, लेफ्ट में, या दोनों में आ सकती है। अच्छा, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर MRI करानी पड़ती है, ताकि हम कंफर्म करें कि ये डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन, या बाज़ दफ़ा हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ट्यूमर भी निकल आता है, कैंसर निकल आता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आपको MRI करवानी पड़ती है। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डायग्नोसिस करें, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सेल्फ डायग्नोसिस में हमेशा कहता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करनी चाहिए। ये जो मेडिकेशंस खा लेते हैं, ये तो किडनी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, सारे डॉक्टर्स आके ये बात बोल के जाते हैं कि आप जितने पेन किलर्स हैं उनको छोड़ दें, उनको आग लगा दें, डॉक्टर से पूछे बगैर पेन किलर्स ना यूज़ किया करें। हमारी आदत हो गई, दर्द होता है हम पेन किलर पहले। मैं 100% एग्री करता हूँ। पहले एक प्रॉब्लम में होती है, जिससे सर्वाइकल पेन की बात करता हूँ, पेन किलर खाते हैं, आप दोबारा मेरे पास आते हैं, गैस्ट्राइटिस हुआ होता है, स्टमक में अल्सर बन गए होते हैं, या किडनी फेलियर की तरफ चले गए होते हैं। तो वो प्राइमरी जो हेडेक होता है वो वहीं का वहीं रह गया होता है। आप डायलिसिस की तरफ, किडनी की तरफ, या आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्टमक की तरफ जा रहे होते हैं, मजीद खाते खुल जाते वो हैं। नहीं दिखाते कोई। मुझे बताएं, क्या ये रीढ़ की हड्डी के साथ भी जुड़ा होता है सर्वाइकल पेन और ये जो सब इश्यूज होते हैं? बिल्कुल, ये रीढ़ की हड्डी ही हमारे यहाँ मोरे हैं और साथ पट्टे जुड़े हुए हैं, तो पट्ठों में भी स्पैज़म हो जाता है, या स्ट्रेस, जिस तरह मैं आया था, यू वर इन डीप स्ट्रेस। अच्छे से क्या होता है, ये वाले मसल्स जो है ना, ये स्ट्रेच में आ जाते हैं। ये जब स्ट्रेच में आते हैं ना, तो आपकी नसों पे भी दबाव आता है, यू हैव हेड एक, बैक एक एंड शोल्डर एज वेल। तो ये आपके, जिस तरह हम बात कर रहे थे, पेन सिर्फ ये नहीं है, मेंटल भी है, एक स्ट्रेस भी है, दैट इज़ ऑल्सो, इट कैन बी मैनी अदर फैक्टर्स, प्रोफेशनल रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड, फैमिली इशूज़। मगर ये हमें पता कैसे चलेगा, इसका भी आपने हमें समझा के जाना है। ये जो हमारा मेन इशू है ना, वो यही है कि हमें पता नहीं चलता बिल्कुल कि हमारे साथ इशू क्या हो रहा है। ये सर्वाइकल पेन है या ये स्ट्रेस है, हम इसी के बीच में रहते हैं, कश्मकश में, हमें समझ कुछ नहीं आती। ये आपने बताना है। अच्छा, मैं इसमें बड़ा आसान से जाता हूँ। आप जब देखें, मैं पेशेंट से अक्सर सवाल करता हूँ कि आप सो जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रात को अच्छा, अगर नेक पेन होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप। ओके, ठीक है, दर्द है, हाँ, डाइवर्जन है ना, जिससे आपको टूथ एक है, अगर आपको टूथ एक है, क्या आप सो सकते हैं? नहीं, यू कांट स्लीप, राइट, ठीक है। सर्वाइकल पेन है, जोड़ का मसला चीज़ है, इट्स वेरी गुड। पेशेंट तो आते ही यही प्रॉब्लम है, हम 2 दिन से सोए नहीं, 4 दिन से सोए नहीं, पेन रिलेटेड। डाइवर्जन, किसी से बातें करते हुए, जिससे आप लाइक बच्चों से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, पेन खत्म हो जाती है, हाँ, ठीक है। देयर इज डाइवर्जन, देयर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि सर्वाइकल पेन होती है 20%, आपको इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये 20 जो है ना, ये 100 हो जाएगी, ओके, आई गॉट इट, ठीक है। ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है ठीक कि है। वो आपकी जो पेन को बढ़ा देता है, आप परसीव ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल अपना, जब तक स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता, ये आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, इस तरह की क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं, तो हम इसको बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं। बायो में के जो प्रॉब्लम है, ठीक। साइको में साइकोलॉजिकल, ठीक। एंड थर्ड मीन सोशल। देखिए, सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हम लोगों के, बहुत से जी, वो फैमिली मेम्बर आएगा, वो क्या कहेगा, ठीक है, फलां आया, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे,
आपको प्रॉब्लम है जी, मैंने बाहर नहीं, हस्बैंड कह रहा है जी चलो आज बाहर खाना खाने जाते हैं, कि नहीं मेरे सर दर्द, मैंने नहीं जाना। दिस सोशल फैक्टर्स भी आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इन तीनों को कैटर करना होता है। तो इस जो सिर्फ यंग इंडिविजुअल्स में भी ये सारी प्रॉब्लम पहले तो ओल्ड एज में आती थी, लेकिन इस मर्जिंग ऑल अरे ओवर। बच्चों में आना शुरू हो गई है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अम्मी दर्द हो रही है, यू नो दैट इन माई फैमिली देयर सो मेनी किड्स दे सेइंग कि अम्मी दर्द हो रही है। मेरी दोस्तों के बच्चे, ये मुझे लगता है यही इशू है, लैपटॉप आईपैड मैं आपसे पहली बात की, ये नंबर 1 कॉज हो गई है। नंबर 1 कॉज है। बाकी चीज़ें पीछे जाती जा रही हैं, ये ऊपर आती जा रही है तेजी से। डिजिटल दौर अच्छा है, एआई अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मगर ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारी सेहत जो है और जो हमारी सेहत की जो उम्र है वो कम होती जा रही है ज़िंदगी की, है ना। ये भी हमें बड़ा इसको फेस करना पड़ा है। अब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं कि ये जो तकिया होता है जिसके ऊपर हम सो रहे होते हैं और हम गर्दन में रखते हैं, जब कभी हमें सर्वाइकल पेन हो, गर्दन में दर्द हो, हम सबसे पहले अपनी तकिए की पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो क्या तकिए की वजह से भी सर्वाइकल पेन्स का इशू हमें हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बैड पोस्चर इज़ वेरी कॉमन। अब अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बात करूँ, अगर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है और ये गर्दन है, अगर हम सो रहे हैं, इफ़ यू आर पिलो ऑन द पिलो, अगर पिलो ज़्यादा ऊंचा होगा तो हमारी बॉडी ऐसे है और नेक ऐसे आ जाएगी, इट विल अगेन कॉज ए प्रॉब्लम। या पिलो बहुत कम है, आपकी बॉडी ऐसे है और गर्दन थोड़ी सी नीचे को हो गई है, अगेन इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो इट शुड बी स्ट्रेट। अच्छा। अगर आप राइट करवट पे भी लेटते हैं तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपकी स्पाइन ऐसे है, गर्दन ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्पाइन जब भी ये फ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब फ्लेक्शन से मुराद है गर्दन ऐसे होगी। मैं अगर लेफ्ट पे सो रहा हूँ और मेरी गर्दन ऐसे है, या मैं लेफ्ट पे सो रहा हूँ मेरी गर्दन ऊपर है, पिल्लो 2-3 रखे हुए हैं, आपकी नेक में पेन आनी ही आनी है। ये ठीक है, पोस्चर रिलेटेड है। ठीक है। तो इट शुड बी स्ट्रेट, कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो मेरी गर्दन और बॉडी इट शुड बी स्ट्रेट। स्ट्रेट। ये आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है हमारे, कि मैंने देखा है कोई बाजू नीचे रख के करता है, कहता है जी मैं बाजू जो है ना पिलो के नीचे रख के, फिर 2 पिलो ऊपर होते हैं और फिर रखा हुआ होता है। हाँ। इससे वेरी कॉमन, आज निकल हफ्ते 2 हफ्ते बाद बैड पोस्चर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम सर आनी आपके है। पास बस 1 मिनट है, अगर आप हमें बता दें कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप कह रहे थे कि गर्दन की रोज करनी चाहिए, तो वो 1 मिनट की कोई एक्सरसाइज मैं देखिए सबसे आसान आपको मैं बताऊं, जब भी सुबह उठे ना, जस्ट प्लेस योर हैंड इन द फोरहेड और इसका जोर लगाना है और काउंट करना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर पीछे भी जोर लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन राइट। इसी तरह 10 तक गिनना है और इस तरह 10 तक गिनना है। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जो आपके नेक के 4 मसल्स, जो चारों क्वाड्रेंट के मसल्स हैं ना, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे एंड दे विल ग्रिप इट। ये आपको जब भी ग्रिप करेंगे यू विल फील कंफर्टेबल। ये सबसे आसान एक्सरसाइज जो उठ के, और मेरा ख्याल है कि अगर आप 10 तक गिनना है 10 टाइम्स कर लें और 10 टाइम्स कर लें ये चारों, तो ये 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज है। ये नेक के मसल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जिनको भी ये सर्वाइकल पेन होता है यू विल मैजिक, आप कहेंगे ये कोई मैजिक था जो हमें कर सिखा। मतलब आपने अपनी जो है ना ज़िंदगी को धक्का नहीं देना है, ये जो दर्द है इसके साथ आपने बस तोता पाल के नहीं चलना है, आपने अपनी गर्दन को, सर को धक्का देना है, यू नो रिलीफ, आपका पेन हो जाएगा। नवाब शाह से कॉल है रियाज अहमद साहब के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रियाज अहमद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं डॉक्टर साहब से ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मैं एक तो शुगर का पेशेंट भी हूँ, अच्छा। और तकरीबन कोई लास्ट 2 माह से मुझे जो है ना, मुझे ये नेक का पेन भी है और लेफ्ट साइड शोल्डर में भी पेन है। तो इस सूरत हाल में मैं हालांकि दवाई भी ले रहा हूँ एनएमसी से, डॉक्टर अपना अकबर सरफराज साहिबा से, और मैंने उनको ये भी बताया था कि डॉक्टर साहब मुझे पेन भी है और शोल्डर में दर्द भी हो रहता है, और ये नेक का पेन जो है ना मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका पेन किलर अपना क्या कहते हैं इसको, मसल्स का पेन है और इसको इग्नोर करें। इग्नोर तो मैंने किया है मगर वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। मेरी बात सुने, हम यहाँ पे बैठ के यही तो समझा रहे हैं कि दर्द को इग्नोर नहीं करना पहली बात, और दर्द के लिए फजूल दवाएं खुद से नहीं खानी, सेल्फ मेडिकेशन। ये कौन से डॉक्टर हैं, कौन सी ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पे आपको कहते हैं इग्नोर करें? आप बात कीजिएगा ज़रा। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बात की कि सिर्फ नेक पेन नहीं, आपको साथ शोल्डर पेन भी, और ऊपर से आप डायबिटिक है। डायबिटिक पेशेंट के तो इट्स वेरी कॉमन, 80% ऑफ द पेशेंट जो डायबिटिक है ना, वो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के साथ आते हैं या शोल्डर पेन के साथ आते हैं।
ये अनकंट्रोल्ड यूजली डायबिटीज़ के साथ होती है। और ये बड़ी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, शोल्डर पेन और नेक पेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यूजली डायबिटिक पेशेंट जो आते हैं उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो शोल्डर में होती है, पेन वो फील इधर कर रहे होते हैं और बाजू के मिड तक आती है पेन। तो शोल्डर पेन डायबिटिक पेशेंट में इट गो अप टू द एल्बो और यहाँ से नेक तक आती है। हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसका मैं आसान सा हल आपको बताता हूँ कि जस्ट घर बैठे हुए आप डिफ्रेंशिएट कर लें। जस्ट आर्म बाजू को मूव करना है और प्लेस करें इस तरह हेड के ऊपर। अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे शोल्डर इज़ फाइन। और अगर आपको मुश्किल हो रही है कि इसको बाजू इस तरह लेकर आने में, तो जो प्रॉब्लम इज़ इन द शोल्डर, तो हमें शोल्डर को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप डायबिटिक पेशेंट नेक पे शोल्डर पेन, मैं सबसे पहले उसका शोल्डर को असेस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बर्साइटस होता है जिसकी सोजिश की वजह से आपको पेन आती है और रेफर्ड पेन आपकी नेक में सर होती आप है। अपनी क्लिनिक बताएं, आपके पास भेज देते हैं, बताइए। मैं पेन रिलीफ क्लिनिक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में हम क्लिनिक करते हैं शाम को। इट्स वेरी इजी अप्रोचेबल है फिरोजपुर रोड पे, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बगैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। लेकिन मोस्ट लाइकली आपके केस में मैं नंबर 1 पे शोल्डर है, नंबर 2 पे नेक पेन होगी। बस आप सईद महमूद साहब से जाके हमीद लतीफ़ मिल लीजिएगा, तो फिर आपको जो है वो देख लेंगे। क्योंकि आपको जिन डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वहाँ पर वो आपको कह रहे हैं इग्नोर करें, तो इग्नोर ना कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। और भी बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज अभी जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं तो सेहत से ही रिलेटेड। जो पहला शो था जो अभी हमने किया, जो गेस्ट थे हमारे, उस पे भी हमने आज यही सेहत पे, पेन के ऊपर बात की। और जो भी दूसरी गेस्ट हैं उनसे हमने बात करनी है कि हमारी जो एनर्जी है ये किस तरीके से हम बूस्ट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाएँ जिससे सारा दिन जो हम थकावट फ़ील करते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो फ़ौरन एनर्जी बूस्ट हमारी बॉडी को दे दे। लड़के लड़कियां ऐसे एनर्जी बूस्टर्स पे पड़ गए हैं, उनको नहीं समझ आती कि किस तरीके से हमारी थकावट जो है वो दूर हो सकती है। पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन होता है और उसके बावजूद जो है ना ये स्ट्रेस और ये थकावट और ये कमज़ोरी इसका शिकार हो जाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। आज हमने यही बात करनी है। हमारे पास डाइटिशियन है जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने घरेलू खानों में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। रिमशा शाहिद हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। आज आप पहली मरतबा हमारे शो पे आई हैं, तो हम आपसे सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। जी जी बिल्कुल। है ना जी। तो चलिए पहले सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि बताइए जो एनर्जी है हमारी सारा दिन में जो कम हो जाती है, थकावट शुरू हो जाती है, आखिरी बिल्कुल बेड टाइम पे तो मरने वाली हालत हो जाती है। चाहे औरत हो घर के काम कर रही हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मियाँ बाहर काम करके घर वापस आ रहा हो, थकावट, एनर्जी की जो कमी है वो जो हो जाती है वो किस वजह से हो जाती है? एनर्जी की वजूहात कमी होने की कुछ हैं, जिनमें सबसे पहली और मेन जो चीज़ है या जो बात है वो ये है कि अगर तो प्रॉपर नाश्ता किया हो और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी की हो, और उसके बाद आपने प्रॉपर नाश्ता अपना लिया हो जिसमें कोई प्रोटीन पोर्शन आपका हो, जिसमें अंडा हो सकता है, दही हो सकता है, या दूध की सूरत में आपकी डाइट में प्रोटीन हो, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप पूरा दिन जो है वीकनेस फील करें। जो लोग यूजुअली अमूमन जो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, उनकी डाइट जो ब्रेकफास्ट से उनका जो चल रहा होता है ना, नाश्ते से जो टाइम चल रहा होता है, वो ही उनका प्रॉपर नाश्ता नहीं उन्होंने किया होता या इनटेक नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कोई रोटी, प्रॉपर सालन, या उनकी एक चाय बिस्किट से शुरुआत होती है। तो एक तो ये चीज़ थोड़ी सी ट्रबल करती है कि पूरे दिन में वो लेथार्जी, जल्दी थक जाते हैं, थकावट जल्दी होने लग जाती है, या एनर्जी लेवल वैसा नहीं रहता। और दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि हमारा जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री का मतलब कि हमने एक फ़ोन का दौर है, हर चीज़ जो है एक 1 क्लिक अवे है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्टिवनेस जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी फॉर्म में कोई ब्रिस्क वॉक हो सकती है, यानी कि तेज़ स्पीड में कोई वॉक कर लें दिन में 30 मिनट। ये थोड़ा सा इस तरह की मॉडिफिकेशन करने की करने से काफ़ी बेहतरी आ सकती है हमारे इस एनर्जी लेवल में। और कुछ हमें ग़िज़ाई चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए, जैसे कि जैसे हम सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना और रात का जो खाना ले रहे हैं, इसके दरमियान हमें हेल्दी स्नैकिंग की, हेल्दी मंचिंग की
थोड़ी सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल में होना चाहिए, यानी बहुत एक ख़ास मिकदार में आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो मंचिंग आप कर रहे हैं वो आपका वेट भी गेन करा सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि हम हर्बल टीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे ग्रीन टी वगैरह, हिबिस्कस टी हो गया, स्पेयरमिंट टी हो गया, पुदीने के पत्तों का कावा जिसे कहते हैं। ये चीज़ें जब हम अपनी रूटीन में ऐड करने लगेंगे तो हम अपनी एनर्जी में लेवल में डिफरेंस फील खुद ये जो करेंगे। कावे होते हैं इससे भी एनर्जी आप कह रही हैं कि जी, बूस्ट बिल्कुल, होती है बिल्कुल ना जी? ये आपको थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं, कैफीन कंटेंट भी होता है इसमें, और मल्टीविटामिन। कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है और आपको Exactly. हाजमे की प्रॉब्लम है, मैदे की खराबी है, आपका खाना, आपकी चीज़ें जल्दी हजम नहीं होती, तो क्या उस वक्त भी ये सारे इश्यूज होते हैं बिल्कुल। कि आपको थकावट फील हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए? बिल्कुल, Is that आपके पेट में खाना पड़ा रहता है, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होती, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रेन होता है और आप खुद भी एक्टिव फील नहीं करते। और जैसे ही आपके दूसरे खाने का टाइम हो गया, ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, भूख तो लगती है, लेकिन वो प्रॉपरली एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो डाइजेशन नहीं प्रॉपरली हो रही, तो वो आपको लेथार्जी की तरफ लेके जाएगी, आप गिरे रहेंगे, उठने को दिल नहीं करेगा, कोई काम करने पे दिल नहीं करेगा। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, तो आप फूड जो भी ले रहे कहीं हैं ऐसा तो नहीं कि जो रोटी और चावल है, क्योंकि अब काफ़ी लोग जो है रोटी और चावल जो है छोड़ गए अपनी ज़िंदगी से वेट की वजह से भी, यू नो, तो आप ये बता दीजिए क्या रोटी और चावल सारा दिन की डाइट में शामिल रखना है? क्या वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है? जी, एक ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। रोटी जो है वो चावल से बेहतर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कम्प्लीटली रोटी को भी छोड़ दें और चावल को भी छोड़ दें, वो एक हेल्दी अप्रोच नहीं है। उससे क्या होगा, वीकनेस होगी आपकी बॉडी में, जो है आपकी ये विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, जो कि एक तो आपको लेथार्जी की तरफ भी लेके जा रही है और दूसरी तरफ आप में जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो जन्म ले रही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए हमें खाना मिकदार को देखते हुए अपनी जिस्म की जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मिकदार में खाना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि रोटी बिल्कुल छोड़ दी जाए या चावल छोड़ दिए जाएँ, तो वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं देगी। वज़न तो कम हो सकता है, आपका वज़न कम हो सकता है, लेकिन जब कोई साल बाद, 6 महीने बाद आप अपनी हेल्थ को देखेंगे, अपनी स्किन को, अपने बालों को देखेंगे, तो आपको फ़र्क फील होगा कि वो रोटी और चावल छोड़ने के क्या इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आए हैं। यू टू राइट। अच्छा, ये बात बिल्कुल इनकी सही है कि एक तो पहले पॉइंट को आप समझ जाइए कि इन्होंने कहा कि नींद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है ना, पेट्रोल छोड़ दें, इंजन ऑयल डलता है ना, गियर ऑयल डलता है ना, आपका गियर बक्सा ख़राब हो जाएगा अगर आप गियर ऑयल टाइम पे नहीं डालेंगे अपनी गाड़ी का। तो उसी तरह अगर अपनी बॉडी में नींद का एलिमेंट आप पूरा नहीं करेंगे, जितने घंटे की 8 घंटे की स्लीप आपको दी है, 7 घंटे की आपको स्लीप दी है, अगर आप वो साइकिल पूरा नहीं करेंगे तो आप फ़ारिग हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है उसका लेवल कम रहता है, जो हमें शामिल करनी चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? जो चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए ताकि हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा रहे, एक तो पानी का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही अब सर्दी का मौसम आया तो लोगों ने क्या किए, पानी का इनटेक कम कर दिए। अब जब उनको प्यास की भी ज़रूरत है तो वो खाना खाते हैं। ओवर कंजम्पशन जो है फूड की, वो भी आपको लेथार्जी करती है, लाइक लेजीनेस आ जाती है, आपका उठने का दिल नहीं करता और इस तरह से। और कुछ जो हम मंचिंग कर सकते हैं हेल्दी, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा में, एक तो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। आजकल मौसम भी है, नट्स वगैरह जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीज़ों का थोड़ा सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अब तो आइडियल टाइम है ये मौसम है इन चीज़ों के लिए। और इसके अलावा हमें दही का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर रखना चाहिए पूरे दिन में। कुछ हर्बल टीज़ हम ले सकते हैं जिसमें ग्रीन टी वगैरह आ जाती है, कॉफ़ी वगैरह आ जाती है, ये हमें एक्टिव रखेगा। और साथ ही साथ जो है हम हेल्दी जूसेस या स्मूदीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन कुछ ज़ाहिर है सर्दियों का इफ़ेक्ट होता है तो कुछ ड्राई हो रही होती है, या कोई हेयर लॉस का कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो जब हम वेजिटेबल्स जो हैं अपनी जूसेस की फॉर्म में ऐड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो एक तो हमें थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी रखते हैं, और दूसरा ये कि हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको भी बढ़ाते हैं। जिसमें आप डेली यूज़ में जो है वो क्यूकम्बर हो गया, मिंट के कुछ पत्ते यानी कि पुदीने के कुछ चंद पत्ते, खीरा और उसमें चुकंदर ऐड करके, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल है अगर वो एप्पल ऐड करना चाहें, ग्रीन एप्पल जो है वो, ये चीज़ों का थोड़ा सा स्मूदी बना लेंगे या जूस बना लेंगे दिन में एक टाइम अपने मील के दरमियान जो है वो, अगर इसका इंटेक करेंगे या लेंगे ये जूस बना के, तो उनको अच्छे इफेक्ट्स फील होंगे।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज आपने बात की है एनर्जी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थी रिमशा, और रिमशा के बाद और भी बहुत कुछ है। आपकी जो है ना कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, परेशान ना होइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम अपनी गेस्ट के साथ बातें करके जो आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं वो हमारे लिए पहले बहुत ज़रूरी था। अब हम कॉल्स भी लेंगे क्योंकि टॉपिक ऐसा है। ब्रेक के बाद आइए फिर बताते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आपको पता है अभी जिस टॉपिक क्या लाइव आ गए हम। तुम चुप क्यों हो, बोलो ना, क्या मसला है? लाइव है मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम बस वो करो, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। लाइव है। क्या? हाँ हाँ मुझे पता लाइव, मगर जो मैं कह रही हूँ तुमने वो करना है, समझे? नहीं ना, समझो। शो कर लूँ, शो के बाद बात करते हैं। मिल के खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ ओके। क्या? कहाँ? मेरे पीछे? चल झूठी है भाई। ऐसी पोजीशंस आपने देखी होंगी बहुत सारी, बड़े लोगों के घरों में सुने होंगे ऐसे किस्से। भूत, आसेब, साया, जन्नात, अमल, काला इल्म, ये काला जादू, ये बाबाओं के पास जाना, दीन से दूरी, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। मगर ये जो सिचुएशन मैं अभी आपके सामने एक्ट कर रही थी, ये सिचुएशन आप लोगों ने बहुत देखी होगी, मर्द हजरातों ने ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह होते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा जो है ना आदमी आपको मिल जाता है जो आपसे बात करते करते, मुखातिब होते होते एकदम से किसी से बात करना शुरू कर देता है, और वो आदमी सिर्फ उसको दिख रहा है, या वो औरत सिर्फ उसको दिख रही है, बाकियों को नहीं दिख रही। और जो बाकी गांव वाले हैं, घर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, शहर वाले हैं, जो भी हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस इलाके में भी, जैसे भी, वो ये समझते हैं इस बंदे के ऊपर जो है ना आसेब है, इसके ऊपर किसी का साया है, जिन भूत सवार है, चुड़ैल ने चिमड़ लिया है इसको। जबकि वो पेशेंट होता है सिज़ोफ्रेनिया का। मगर हम क्योंकि हमारा इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रुझान है, हम हर बीमारी का इलाज और हर बीमारी को जो डायग्नोस करते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर जिन लड़ गया, इसके ऊपर चुड़ैल चिमड़ गई है। भाई आप समझें, ये प्रॉब्लम एक सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक चीज़ है, एक चिड़िया है, एक बीमारी है जो लोगों को हो जाती है, और उसका इलाज पूरी दुनिया में लोग करवा रहे हैं। आप उनको इस दुनिया से साइड लाइन करके, उनको आसेब ज़दा कह के अपनी ज़िंदगियों से दूर ना करें, बल्कि उनको नॉर्मलाइज़ करें, उनको इलाज करवाएं, उनकी ट्रीटमेंट करवाएं, उनको उसका डायग्नोस करवाएं और उसके लिए बात करें। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने लगे हैं, इसी के लिए आवाज़ उठाएंगे कि आपके घर में कोई भी ऐसा एक फ़र्द है और आप जिसको अपना घर में ना पीर बना बैठे हैं, या फिर जन्नात का साया जिसके ऊपर डाल दिया आपने, उसका इलाज करवाएं। ठीक है, और पता करें कि ये सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट तो नहीं है। इसे बात करने के लिए आज हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आज हमारे सेट पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन, थैंक ये यू। मेरे जैसे पागल जो अभी मुझे जिस तरीके का अटैक पड़ रहा था, तो ये तो आपने ऐसे बहुत देखे होंगे। वैसे आपने काफ़ी अच्छे इसको पोर्ट्रे किया। मेरे फैमिली में एक बंदा था, बड़े मुसीबत से बेचारे, मैं कहती हूँ हाथ धो रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, धोए जा रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उन्हें एक दिन अपने बच्चे को डिग्गी में बंद कर दिया, छोटा सा बच्चा 6 साल का, उसको डिग्गी में बंद कर दिया। पूरे जहान में लोग ढूंढ रहे, वो डिग्गी बजा रहे, तो वो कार पार्क से मिला बच्चा। मतलब इस तरह की सिचुएशंस, कुछ भी उनको गुस्सा है, टेबल उठाएंगे तोड़ देंगे, ऐसी अजीब सी बातें। किसी से बातें कर रहे हैं, उनको कोई दिख रहा है और सामने वाला बंदा डर जाता है कि भाई ये किससे बात कर रहा है, और लोग ये समझते हैं कि शायद जिन भूत है, इनके साथ कोई साया चल रहा है, कोई आसेब है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो भी आपने सिम्टम्स बताई, ये तो आपने 2-3 बीमारियों की सिम्टम्स बता दी। जैसे कि अगर हाथ धोने वगैरह की बात करें जो बार बार, तो ये कुछ OCD की सिम्टम्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक इंटायरली एक डिफरेंट बीमारी है। लेकिन इसके अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा पोर्ट्रे किया, इसमें जो हेलुसिनेशन ऑब्वियसली एक सिम्टम्स हैं। इस बीमारी में ऐसा होता है कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं, और बाज़ औक़ात महसूस भी होती हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती।
सिर्फ उसी शख्स को नजर आएंगी जिसको ये बीमारी है, उसके अलावा आमतौर पे जो साथ वाले लोग हैं उसको समझ में नहीं आता या नजर नहीं आती। तो इनको ये लोग ऐसी कैसी बीमारी है जिसमें इनको कुछ दिखता है और कोई दिखता है, जिससे ये बात करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ये चीज़ ज़रा समझाइए। देखिए इसमें अब अगर किसी की आई साइट ठीक है तो उसको ठीक नजर आएगा, अगर आई साइट में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली ठीक नहीं नजर आएगा। इसी तरह से अगर किसी के ब्रेन में जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो उसको हलूसिनेशंस हो जाते हैं। हलूसिनेशन से मुराद ऐसी चीज़ों को देखना, महसूस करना जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा। अब जिसके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं उसको ये चीज़ें नज़र आती हैं, जिनके केमिकल इम्बैलेंस नहीं है उनको साथ बैठे हुए नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल एक बीमारी है, लेकिन हम इसको इस तरह से आमतौर पर कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई असर है, इसके ऊपर कोई साया है जिसकी वजह से इसको नज़र आता है या इस पर कोई जादू वगैरह वगैरह। और बाय द वे बाज़ का तो ऐसा होता है कि अक्सर जो मर्द हजरात ख़ास तौर पे उन पे परियां आशिक होती हैं, उनको परियां नज़र आती हैं। हालांकि अगर रियलिटी में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखा जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि उस पर परियां आशिक हों। अच्छा। लेकिन बहरहाल क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है तो उस वजह से उसको ऐसा महसूस होता है। ये सिर्फ एक सिम्टम है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा या महसूस किया होगा, माशरे में बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया, मेरे क्लिनिक पे भी लोग आते हैं ऐसे जिनको डिल्यूजन का मसला होता है। उनको ये लगता है कि शायद सारी दुनिया उनके खिलाफ है या दुनिया के कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वो अपने आप को बचा बचा के रखते हैं। दूर से किस बातें दो लोगों को करते हुए सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये होता है आमतौर पे माशरे में, लेग पुलिंग वगैरह होती है, लेकिन इन लोगों को इस तरह के जो डिल्यूजन्स होते हैं, थॉट का इस तरह से डिस्टॉर्शन है कि वो एक एबनॉर्मेलिटी की हद तक, और फिर कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं। बाय द वे ये बड़ी एक कॉमन सिम्टम है। अच्छा। स्किज़ोफ्रेनिया में जिन लोगों को मुब्तला होते हैं वो आमतौर पे अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं, अपना कोई कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई उनको पैगाम दिए जा रहे हैं। होते का कि नहीं है ना बिल्कुल। अगर आप किसी स्किज़ोफ्रेनिया के शख्स को देखें जो पेशेंट मुब्तला है तो आपको देख के पता चलेगा उसका बिखरे हुए बाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं है, बात वो ठीक नहीं कर सकता, उसमें बातों में रब्त नहीं होती, ये भी सिम्टम्स हैं। उसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं ठीक तरह से कर सकता। अब जो ऐसा शख्स जो ये काम रूटीन के काम नहीं कर सकता उसका रब्त होना, किसी से मैसेज आना, ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो देख के हमें लगता है कि ये इसको कोई मसला है। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं इसके स्टेजेस कितने होते हैं? क्या इसके भी टाइप्स हैं, स्टेजेस हैं? जी बिल्कुल, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इसके स्टेजेस भी हैं। कुछ सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया को इनिशियल स्टेजेस पे भी होता है, लेकिन अगर टाइप की खास तौर पे बात करें तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हेलुसिनेशन ज़्यादा है, यानी कि ऐसी चीज़ों को देखना, महसूस करना जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी टाइप में आ जाए तो उसमें आमतौर पर जो डिल्यूजन है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। उसके अलावा फिर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें आमतौर पे मोटर एक्टिविटीज वगैरह जो है इंसान लाइक कि वो एक ही सिचुएशन में ऐसे करके 2 घंटे बैठा रहेगा और ये भी है स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सब चीज़ों को जो समझा जाता है वो समझा ये जाता है कि ये जो है ना इनको ऊपर चुड़ैल चिमड़ गई है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, चुड़ैल चिमड़ गई है। आमतौर पे बचपन में लोग ऐसे फिर स्टोरी पोर्ट्रे करते हैं कि बचपन में फलां शख्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता था। अक्सर पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वाइदा भाई आपको कौन कहता है कि आप बचपन में बहुत खूबसूरत थे? दे सेड मेरी मामा कहती हैं। तो आज तक मामा को तो हर कोई बच्चा जो है वो खूबसूरत लगता ही होता है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके जो ऐसे मसले मसाइल हैं ये एक ग्रैंडर है, एक जो कि रियलिटी में कोई भी शख्स देख के कह सकता है कि इनमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन सोच की बात है। अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझना, अपने आप को लेट्स से कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर समझना और उस बेस पे ये समझना कि लोग मेरे साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मुख्तलिफ किस्म के जो क्यूज हैं उनको इंटरप्रेट अपने इस डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को स्ट्रेंथन करने में ये लोग लगाते हैं कि जी लोग मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगी 2-3 सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया कि एक पोस्टर पे काफ़ी घंटे खड़े रहना और फिर इमोशनली फ्लैट होना। अच्छी खबर सुनेंगे शायद रोना शुरू कर दें, बुरी खबर सुनेंगे हंसना शुरू कर देंगे। भी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे है इनका। एक्सट्रीम से अलावा आउट ऑफ प्रोपोर्शन और उसके अलावा जो कि नॉर्मल ह्यूमन सेंटीमेंट्स नहीं, जैसे कि आमतौर पे जिन सेंटीमेंट्स पे हम खुश होते हैं नॉर्मली ह्यूमन, ये आमतौर पे उन पे खुश नहीं होते और अपनी दुनिया में रहते हैं। ये समझे कि स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हम एक सेंटेंस में समराइज करें तो रियलिटी की डिस्टॉर्शन होती है। ये लोग रियलिटी से दूर होते हैं। ठीक।
तो इसमें आम तौर पे ये उसके अलावा जो दूसरा आपने बात की कि हाथ वगैरह धोना या फिर कोई गुस्सा वगैरह आना, वो किसी दूसरे जहनी व नफ्सियाती मसले में होता है। ओसीडी में हाथ वगैरह धोते हैं। अच्छा, बाद वक्त फिर मतलब ऐसा इसके साथ ऐड हो सकती है सिजोफ्रेनिया के साथ ओसीडी पेशेंट्स भी मतलब बन सकते हैं बिल्कुल, ये लोग? ओसीडी, डिप्रेशन, ये Depressions, लोगों में बहुत कम लोग हैं अच्छा। जिनमें आमतौर पे एक ही मसला होता है, लेकिन ज्यादातर में एक मसला प्राइमरी ज्यादा मेन होता है। फर्ज करें स्किज़ोफ्रेनिया, उसके साथ दूसरी चीजें होती हैं, ये डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वही बात ओसीडी, के बाकी पैनिक खाते भी अटैक। फिर और खुल जाते हैं। तो ठीक फिर है ना, अगर obviously- एक चीज़ का अगर डायग्नोस नहीं करते तो बाकी खाते मजीद खुल जाते। अच्छा, हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, मगर मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, या फिर हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना। गली मोहल्लों में ऐसा कोई बंदा गुजर जाए तो बच्चों को गली मोहल्लों में मौका मिल जाता है, पत्थर मार रहे हैं, कोई चीज़ मार के भाग रहे हैं, घर में भी होता है, गद्दियाँ मार के भाग जाएंगे, कोई चाचा ताया कोई ऐसे पेशेंट हो जाए तो उनके साथ घर के बच्चे ना अच्छा एक्ट नहीं करते, बड़े भी ना हंसते हैं, भाभियाँ ये लोग किचन में जाके मजाक उड़ाती हैं, ये सब करती हैं। ऐसे ना करें, किसी के साथ भी हो सकता है, बीमारी है, जैसे एक बीमारी होती है ना कैंसर, टीबी, कोई भी दिल की कोई भी बीमारी, उसी तरह ये भी एक बीमारी, और बीमारी को इलाज से दूर किया जाता है, मजाक से नहीं। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। सिज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या होती हैं? क्यों ये इतने लोगों में घर में सारे लोग फर्द ठीक है और एकदम से एक एज में आके पता चलता है कि इसको जो है ना कुछ अजीब सिम्टम्स नुमाया हो रहे हैं और ये सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो गया? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया ये ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं कि किसी एक शख्स को क्यों होता है। उसमें ऑब्वियसली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फिर कुछ प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आम तौर पर दुनिया की रूटीन लाइफ की स्ट्रेसेस हैं। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो तब किसी शख्स को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और आम तौर पे ये अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा भी कॉमन नहीं है। ये तकरीबन 1 लाख में कोई 300 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, 1 लाख में से। अब लेकिन इसमें ना सिम्टम्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उसमें जैसे अभी आपने ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी बात की कि किसी को भी कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑब्वियसली ये इज़ जस्ट लाइक के जैसे खांसी जुकाम बुखार हो गया तो इस तरह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली, कोई छुपाने वाली, कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों को जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं ना, उनको बहरहाल डिस्करेज करना लाजमी होता है। आमतौर पे मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि अगर किसी को लगे कि जी उस पर कोई जादू हो गया या उसको कोई साया या असर वगैरह हो गया तो इर्द गिर्द वाले लोग उसको रीइंफोर्स करते हैं, हाँ हाँ फलां को भी ऐसे हो गया था, हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बाबाओं के पास लेके जाते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उनकी सिम्टम्स रीइंफोर्स होती हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि ये होता क्यों है, तो अभी तक अगर किसी में कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं और दूसरा उन्होंने बिहेवियर को लर्न कर लिया इधर उधर से सुन के कि जी असर होता है, वो किसी ऐसे अनएजुकेटेड बाबा के पास चले गए जिसको शायद खुद अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह के ज्यादातर मसले, बाय द वे ऐसे लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। मसले नॉर्मल लोगों से, ये जो लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं ना, हाँ। इन लोगों में जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा मसले पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी कि हाँ फलां ने ये कुछ किया है, उसकी वजह से चीजें रीइंफोर्स हो गई। जेनेटिक फैक्टर, केमिकल इम्बैलेंस, लाइफ के स्ट्रेसेस, फिर आमतौर पे कोई रिलेशनशिप के इश्यूज वगैरह बन गए जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आई, कोई प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेसेस आई, उसके बाद ये जो चीज़ें रीइंफोर्स हुई, सुना सुनी कि हाँ जी मेरे ऊपर भी हो गया था, आपके ऊपर भी हो गया, ये सारी चीज़ें मिलके किसी को स्किज़ोफ्रेनिया में बनाती हैं। प्रोफेसर साहब, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं कि बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, किन स्टेजेस में इलाज हो सकता है, मुमकिन है, और क्या अगर इसके फाइनल स्टेजेस की तरफ चले जाएं तो क्या इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है? इस पर बात करेंगे, मगर हुमायूं की कॉल लेते हैं रावलपिंडी से, ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जी। अच्छा, मैं ये इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि आजकल ये बीमारी जो है ना, ये मीडिया के हर बंदे को है। आपने मेरी बात का बुरा भी माना, जितने एंकर बैठे हैं आपके ये आपके जो मीडिया के ऊपर, ये कहते हैं हमें सुना जाए, दूसरे को ना सुना जाए, चाहे वो झूठ है या सच है। यही बीमारी पूरी आप देखें ना तो ये चल रही है। ये यानी कि किसी एंकर को आप देख ले, जब वो बात करता है तो वो दूसरे की बात नहीं सुनता। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप सिम्टम बता रही हैं या डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ये तो फिर हर एंकर के अंदर ये मौजूद है कि ये वो कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों बैठे हैं, आपके अंदर भी ये मौजूद है। तो मैंने तहकीक पढ़ी थी
जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये बीमारी हर आदमी के अंदर मौजूद है, कि वो चाहता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरा कोई भी कुछ कह रहा है वो गलत है। असल इस बीमारी का जो उन्होंने लुबे लबाब निकाला था वो ये था कि एक आदमी ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मुझ में कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, जो दूसरा कह रहा है वो ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे ज्यादा सुना जाए, मेरी बात को ज्यादा माना जाए। ये अच्छा, इस पे आप मेरे साथ ही रहिएगा कि मैं आपसे बात कर रही थी, कॉल ना बंद कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा हुमायूं साहब, अब मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुननी है आपने, वरना फिर यही वाली बात हो जाएगी कि आप कहेंगे कि जो है मेरी बात जो है वो सुनी जाए और बाकी किसी की ना सुनी जाए। देखें, माशरा इस चीज़ पे चलता है, जिसके पास नॉलेज है, जिसको बात का पता है, जिसके पास रिसर्च है, जिसके पास इल्म है, वो बोले। एंकर्स के पास ये सीन होता है कि एंकर्स के पास नॉलेज होती है, एंकर्स के पास रिसर्च होती है, एंकर्स के पास काम होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, दे ओनली वांट टू कम ऑन टीवी एंड स्टफ एंड दे जस्ट वांट टू हाईलाइट देयर दुकान एंड पकवान स्टफ ऑल दैट। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी कोशिश तो ये होती है कि ऐसे ही डॉक्टर्स, ऐसे ही लोग आएँ ताकि जिस पे हम बात करें वो आपके कारआमद हो, आपके काम आए, आपकी रहनुमाई हो सके। मेरे टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं। मैं हूँ फैशन फील्ड से, मैं हूँ एक्ट्रेस, मगर उसके बावजूद मैं वो सारे काम करती हूँ जो बाकी सारे नहीं कर रहे। मैं आप लोग की रहनुमाई के लिए यहाँ पे बैठ के शो करती हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत है, मैं पढ़ती बहुत हूँ, मेरा काम ही इसी पे है, मेरा दिमाग ही इसी पे है, मैं यही काम करती हूँ, तो मुझे यही काम आता है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। हाँ, मगर जिसकी कोई नॉलेज या किसी की बात गलत होती है तो मैं स्नप करके उसको ठीक ज़रूर करती हूँ, उसको दुरुस्त ज़रूर करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे गेस्ट के थ्रू भी कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जिस पे आप अमल करके और अपने जो है ना गाड़ी को उस तरफ ले जाएं और उस तरफ रुख कर लें। तो ये बात। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया इसी नफ्सा नफ्सी के दौर में चली गई है और यही करती है। चाहे आपके साथ 2 मिनट आपका दोस्त बैठेगा, वो यही कहेगा कि यार मेरी बात सुनी जाए, इस बंदे की बात ना सुनी जाए। घर में भी आपका कोई बड़ा छोटा, मियाँ बीवी, आपस में इसी बात की लड़ाई है कि मेरी बात सुनो, सामने की बात ना सुनो। बात ना सुनना इज नॉट द सिज़ोफ्रेनिया। आपने शायद डॉक्टर साहब की इस बात को गलत लिया है। किसी की बात को अगर बहस या मुबाहिसा या कोई बात हो रही है और कोई नहीं सुन पा रहा है या कोई दूसरी बंदा बात कर रहा है, ये सिज़ोफ्रेनिया नहीं है। आपने देखे ना, रहनुमाई आपकी थोड़ी सी गलत हुई है यहाँ पे। सिज़ोफ्रेनिया कुछ और बता रहे थे, मगर ये कि बात कहीं और से और चले गई। क्या आपने ये बताया कि सिज़ोफ्रेनिया ये है कि आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे, ना समझ रहे? ये बोला था आपने। इसमें देखें, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने अभी एक वर्ड में समराइज किया था कि रियलिटी की डिस्टॉर्शन होती है, और वो जो रियलिटी की डिस्टॉर्शन है, हकीकत को वो शख्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो क्लिनिकल लेवल तक एस्केलेट होता है। जो इनकी बात थी कॉलर की, बड़ी मज़ेदार इन्होंने बात की। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, आम तौर पे ना हमारे माशरे में एक ट्रेंड बन गया है कि किसी का थोड़ा सा भी बिहेवियर अगर पसंद नहीं आया तो फौरी तौर पे हम उसको कह देते हैं कि आपको फलां बीमारी है, आपको ज़हनी मसला है, आपको ये है। ऐसी बात नहीं है, रिहैब तक पहुंचा देते हैं बंदे को। एग्जैक्टली, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ना अपने अपने पर्सनैलिटी के डायनामिक्स होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, अच्छा दोनों ही ठीक हैं। कुछ लोग जरा अपने पॉइंट्स पे स्टिक हो जाते हैं, कुछ लोग जरा थोड़ा सा कर्टसी में अपने पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। मगर ये सिज़ोफ्रेनिया बीमारी नहीं है, ये बात कह रही हूँ, बात लोगों तक गलत जा रही है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। ये तो एक आम ह्यूमन है, बात करेगा, बहस करेगा, बोलेगा, सब कुछ है। पर्सनैलिटी में कुछ फैक्टर्स होते हैं, हमारे पर्सनैलिटी के डायनामिक्स होते हैं, ये बीमारी नहीं है। अच्छा बाय द वे, फिर एक और चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया का कोई शख्स परफेक्ट भी नहीं है। हाँ। टेम्परामेंट 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं, और कोई शख्स परफेक्ट नहीं है ना। किसी में हम कहें जी कि कोई खामी, कोई कमी, कोई कुताही ना हो। किसी का बिहेवियर इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, किसी की सोच नहीं परफेक्ट, किसी की पर्सनैलिटी नहीं परफेक्ट। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी मेरी बात मानी जाए, मेरी सुनी जाए, चलें जी ये हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये बात सही नहीं है, ओके फाइन, ये एक इम्परफेक्शन है। दूसरे शख्स में इसी तरह की कोई और इम्परफेक्शन होगी। तो हमने ये समझना है कि इम्परफेक्शंस लोगों में होती हैं, परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। और पर्सनैलिटी भी हर शख्स की अपनी अपनी होती है। जैसे लुक हमारी डिफरेंट है, तो हमारे पर्सनैलिटी के डायनामिक्स, बोलना, चालना, समझना, सुनना, परसीव करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें डिफरेंट है। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी कोई नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया, इवन के इसको स्किज़ोफ्रेनिया तो बहुत बड़ी एक हम इसको बीमारी कंसीडर करते हैं। ये तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन आमतौर पे जो एक इनिशियल स्टेजेस होते हैं, ये तो वो भी नहीं है, ये जस्ट पर्सनैलिटी डायनामिक्स है। सिज़ोफ्रेनिया बेसिकली जो आपने बताया, जो समझाया, वो एक ऐसा इल्यूजन है जिसमें कोई किसी से मिलता है, बात करता है, किसी को दिखाई उनको कोई दे रहा है और वो उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिज़ोफ्रेनिया। आप जब आपके घर में कोई ऐसा बंदा होता है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ बाबाओं के पास लेके जाते हैं, काला इल्म कराने वाले लोगों के पास लेके जाते हैं, फिर घर में किसी एक कोने में कर देते हैं, अंधेरे का शिकार कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपने उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। ये केमिकल इम्बैलेंस है, ठीक है। इसके लिए
रिहेबिलिटेशंस का भी मेरे ख्याल से सहारा लेना पड़ता होगा। जी जी, इसमें ना 2-3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक तो इसका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा सोशल सपोर्ट, जैसे कि भी हमने बात की कि मजाक वगैरह नहीं उड़ाना, इसको समझना है, उनके हेलुसिनेशन को रीइंफोर्स नहीं करना। उसके अलावा फिर मेडिकेशन। जहाँ पे रिहेबिलिटेशन की बात की तो जिनका स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा बिगड़ जाता है उनको फिर आमतौर पे रिहेबिलिटेशन में असाइलम वगैरह में रखते हैं, नहीं तो आमतौर पे ये क्लिनिक पे ट्रीट हो जाते हैं। और जो अनट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया वो मुश्किल है। अदरवाइज किसी को स्किज़ोफ्रेनिया तो आजकल अच्छी अच्छी टेक्निक्स दवाइयाँ आ गई हैं, ये तो मसला ही नहीं है इसको ट्रीट करना। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने काफ़ी हमारी रहनुमाई की, आपने हमारा साथ दिया। आपको बुलाते रहेंगे और आप इसी तरह लोगों की मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आज जो है नाजरीन वर्ल्ड डिसेबल पर्सनस डे मनाया जा रहा है, जिस पे मेरे पास कुछ ऐसे ख़ास मेहमान हैं, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए उनसे और उनसे कुछ सीखने की भी मुझे लगता है हमें मौका मिलेगा, बट ब्रेक के बाद। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या वो कुछ सीख जाते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डिसेबल पर्सनस डे के ऊपर, जो कि मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और आज हमारे पास भी कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनको हमने मधु किया है ताकि हम आपसे मिलवा सकें कि वो बाहिम्मत लोग हैं, उन्होंने हारना नहीं सीखा, उन्हें अपनी हार से जो है बहुत कुछ सीखना सीखा है और वो सीख के कुछ बन के बैठे हैं। मैं तो उनको बहुत पुराना जानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ, तो आज इसलिए मधु भी किया है। मेरे पास नदीम हाई जंप वाले जो बंदे हैं वो मौजूद हैं, वो पहले भी मेरे पास शो पे आ चुके हैं, एथलीट हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम? वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। मज़े में? बड़े दिन बाद आए हो है? बस गेम में मसरूफ थे? जी जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर कमिंग है, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ है मेरे पास मतीन अख्तर, जो कि यूट्यूबर हैं। इनके साथ भी मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है, बल्कि मेरे साथ बड़ा काम किए हैं, बड़े शोज़ किए उन्होंने, और बहुत से NGOs के लिए भी काम करते हैं। एक ऐसी NGO जिसके लिए मैं भी काम करती थी, वो भी काम करते थे, और हम मिल के काम करते थे। बाहिम्मत लोग थे, ऐसे ही है। क्या बात है। और आप कामयाब हैं, यूट्यूबर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और इतना पसंद करते हैं लोग आपको, क्या कहेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने जो है वो कम वक्त में अपना शो का हिस्सा बनाया और इतने अरसे बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है। दोबारा मुलाकात हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा सबसे पहले तो। और ये जो आज दिन मनाया जा रहा है, जो ख़ास तौर पे डिसेबल लोगों के लिए, तो आप तो इतने बाहिम्मत हैं, आप तो कोई अगर ऐसी आजमाइश हो गई है आपके साथ, और देखें मैं यही कहती हूँ लोगों को कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को आजमाता है जो उनके बहुत दिल के करीब होते हैं, जो उनके बड़े चहीते होते हैं, और अल्लाह जिनकी बहुत इज्जत करता है, सख्त आजमाइशें भी उन्हीं के साथ होती हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि देखें, स्पेशल पर्सनस जो है उनको आप स्पेशल खाली डिसेबल का वर्ड ना उनके साथ लगाएं, उनको डिफरेंटली एबल लगाएं उनके साथ, ताकि वो अगर इस माशरे में, इस दुनिया में वो उन्होंने कदम रखा है तो वो उनको अपने साथ शाना बशाना अपना जो है वो अपने साथ कंधे से कंधा मिला कर उनको वही जो है वो अचीवमेंट्स दें जो एक आम पर्सन जिसका हकदार होता है। तो ये जो आजमाइश होती है, इसको ये वालिदैन के ऊपर भी होती है, पेरेंट्स के ऊपर भी होती है, उसके अलावा आपके जो नेबर्स हैं उनके ऊपर भी होती है। फिर उन सबको चाहिए कि हमें सिंपथीज़ ना दें। देखिए, सिंपथीज़ लेने के लिए बंदा एक दिन यहाँ पे आके शो में बैठ जाएगा तो सिंपथीज़ एक दिन के लिए ही होती हैं। हमने चलना है वक्त के साथ, टाइम के साथ, टाइम ट्रैवल के साथ हमने चलना है। तो यही है कि जो भी दूसरे देखने वाले हैं वो उनको यही मैसेज दूंगा कि वो अपनी हिम्मत ना हारें, बस अपनी स्ट्रगल को, अपने एम को जारी रखें। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपने उनका सामना करना है। हाँ। मैं कर रहा हूँ ना सामना, सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है गेम कर रहा हूँ, लेकिन क्या हिम्मत हार के करनी बैठ गया कि यार मेरी बस होगी, एंड हो गया, कुछ नहीं कर सकता। कर रहा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह एक दिन अपने पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। आपको मैंने पहले ही बताया, इंशाल्लाह। अगर मेरे इंशाल्लाह देखें, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा पावरफुल है डिसेबिलिटी से, जी। और आपने ये साबित करके दिखाया। एथलीट हैं आप, देखें आपको इतना शौक़ है, आप मुल्क का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में, कुछ करके दिखाएं। कितनी मेहनत करते हैं आप, आम इंसान से ज़्यादा मेहनत करते हैं आप। हमारे पास तो 2 पाँव हैं, हम क्या मेहनत करते हैं, हम बस थोड़ी बहुत कोशिश ही करते हैं।
आप मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा जज्बा डाल के, तो देखें आप कैसे आप कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़े जा रहे हैं। मुझे बताइए ना, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको अपनी लाइफ में? मैं चाहती हूँ आपको सुन के बहुत से लोग सीखें जो जिस्मानी माजूर नहीं हुए, वो अपने जिस्म की किसी माजूरी को लेके दिमागी माजूर हो गए। आज आप उनका हौसला बने, बताएं प्लीज़। मैं उनको पैगाम ही यही देना चाहता हूँ कि भाई मुश्किल मेरे ऊपर भी आई थी। मैं 17 साल मेरी यही थी जब मेरी ये टांग का इशू बन गया। तो टांग कटने के बाद क्या मैं चारपाई पे लेट जाऊँ? बस हिम्मत हार गई, कुछ नहीं कर सकता, कुछ करके दिखाना है भाई। पिछले शो में मैंने यही बात की थी कि कुछ करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। दोबारा बताएं कैसे टांग कटी थी आपकी? टांग में कबड्डी एक्सीडेंट हुआ था ना, पहले मैं कबड्डी करता था, तो बस एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ये टांग का इशू बन गया, तो टांग काटनी पड़ी। उसके बाद जब मैंने चारपाई पे लेटा हूँ तो यूरोप के ममालिक में एक लड़का है जो हाई जंप करता, तो मैंने जब उसकी वीडियो यूट्यूब पे देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की उससे। वो यूरोप के ममालिक का लड़का, मैंने सोचा अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कर रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, हिम्मत नहीं आ रही। आपके घर वालों ने भी आपको बहुत सपोर्ट की ना? जाहिर बात है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, और कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, बस मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। कौन है घर में? अम्मी अब्बू? जी वाली साहब, जी हाँ जी, फैमिली जो है पूरी फैमिली सपोर्ट तो कर रही है। आपके अब्बू का जो ख्वाब है वो आप पूरा कर रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर रही जिंदगी तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ख्वाब पूरा करूँगा और अपने पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनूंगा। जो हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं कि बस होगी भाई, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक मिसाल बनूंगा इंशाल्लाह। जब मेडल लेके आऊँगा ना इंशाल्लाह, एक पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक मिसाल बनूंगा। मतीन और नदीम हमारे साथ हैं, देखें कितने ज़बरदस्त हौसलों के साथ यहाँ पे बैठे, जज्बों के साथ बैठे। तो आप भी जो माजूर लोग हैं, आज उनका देखें ना आलमी दिन मनाया जा रहा है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अपनी जिस्मानी दिमागी माजूरी से जो है ना छुटकारा हासिल करना है और आज ये तैयार करना है कि जैसे मतीन और नदीम कामयाब हैं, आप भी बन के दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज जो है वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। हमारे पास भी ख़ास मेहमान हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि देखें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जिस्म में कोई एक ऐसा अज़ा या कोई आपका हाथ या पैर या कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही है या काम करना छोड़ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी छोड़ दें। आपने कामयाबी अपने इरादे वैसे ही बुलंद रखने जैसे फर्स्ट डे थे, जब आप जो सोचते थे, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके पेरेंट्स के ख्वाब हैं, जो बाकी लोगों के ख्वाब हैं, वैसे ही आपने पूरे करने हैं। ऐसे तो हम ये बात करना चाह रहे थे कि आप बताइएगा मतीन मुझे, जब आप यूट्यूबर बने, आप रिपोर्टर बने, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप बाहर मार्केट में निकले? तो मुश्किलात तो डेली बेसिस पे फेस करना पड़ती हैं। और आपको पता ही है जब मैं निकलता हूँ तो काफ़ी जो है वो हर्डल्स आते हैं लाइफ में। किसी जगह पे देखिए ना, एक नॉर्मल पर्सन जब जाता है, मीडिया पर्सन अपना काम करने, अपनी कवरेज करने, तो उसको उस नज़र से ट्रीट नहीं किया जाता जो एक मुझे किया जाता है, क्योंकि मैं दिखने में एक डिफरेंट सा दिखता हूँ और नज़र आता हूँ। और जो बाउंसर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ वाले होते हैं, वो पहले मुझे जो है वो रोक लेते हैं कि आप किधर आए हो, क्या आप गेस्ट हो या वैसे ही आए हो, क्या करने आए हो। जब मैं उनको अपना इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आया हूँ, प्रॉपर इन्विटेशन आया हूँ, अपनी असाइनमेंट कवर करने आया हूँ, तो मुझे आप कवर करने दें। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे से वेरिफिकेशंस की जाती हैं कि कहीं इसके अंदर जाके मतलब कि क्या करना है, वैसे ही टाइम पास करने आया या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ती हैं। और काफ़ी अभी मैं आपको रिसेंटली 2 दिन पहले एक चीज़ आपको मैं रियल अपना बताता हूँ। ये रजब बग जैसा कि यूट्यूबर है एक, सब लोग उसके टीनेज बच्चे उसको फ़ैन हैं उसके, तो वो एक जगह पे ऐसे गेस्ट आया, तो इतना क्राउड वहाँ पे, इतना क्राउड, तो मैंने उस क्राउड के अंदर घुस के मैंने उससे एक क्वेश्चन किया है अपने फैंस के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे। तो वहाँ पर मुझे पता है मैंने अपने आप को कैसे बचाया। वहाँ पर मुझे मेरा माइक तोड़ दिया गया, मेरा ये जो बैग मैंने पहना हुआ है इसको खींचा गया, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि जो है ना वहाँ पर पकड़ा गया। और ऊपर से सिक्योरिटी वाले भी थे, क्राउड भी था। कर लिया था आपने? सवाल मैंने उनसे ये किया था कि क्राउड उसका जो जमा हुआ था रजब बग से, मैंने ये पूछा कि आपके जो फैंस हैं वो आपको मिलने के लिए बाहर खड़े हैं,
पुलिस वालों से मार खा रहे हैं, पुलिस वालों से मैंने भी मार खाई है, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो है वो अपना जो मेरा एम था उसको मैंने नहीं छोड़ा, अपनी स्ट्रगल मैंने नहीं छोड़ी। और आज माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर मैंने वो क्लिप लगाया 45 सेकंड का, तो 300+ व्यूज़ उसके ऊपर आ चुके हुए हैं, तो ये मेरी अचीवमेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, देखें एक तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपसे मांग के नहीं खा रहे, तो जब नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे, मेहनत तो करने दें यार, कुछ करने तो दें, जगह तो दें, आम माशरे में आम लोगों की तरह जगह तो दें। स्पेस ही नहीं देंगे तो फिर वो कैसे अपना काम करेंगे, कैसे अपने इरादे पूरे करेंगे, अपने ख्वाब पूरे करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप ऐसे लोगों को दुनिया से अलग ना किया कीजिए, उनको भी हमारे जैसा समझिए और उनको जगह दीजिए, उनको स्पेस दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, उनको भी पेट लगाए, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी शादियाँ होनी है, उनके भी बच्चे होने जैसे हम सबके। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, बुरे वाला से निकले आप, ठीक है, और उसके बाद आप एथलीट, आप इस तरह से जंपिंग में जो है अपना नाम पे नाम बनाए जा रहे हैं, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है और क्या करेंगे? कोई एसोसिएशन, कोई ऐसा इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है? नहीं मैम, अभी तक के वो कहते हैं ना 1 टक्के दी भी नहीं सपोर्ट हो रही। टके सपोर्ट नहीं, देखो कोई हाल जब नहीं है। कामयाब हो जाएंगे ना, हाँ। 100 बंदा हाथ खड़ा कर लेगा, इन्हों मैं सपोर्ट की थी, मैं हाँ, सपोर्ट की सारे स्पॉन्सर करने खड़े हो हाँ जाएंगे। तो अभी जो पैसा जो कुछ लगाते हैं वो आप अपनी वो तरफ से मेरी लगाते हैं? फैमिली लगाती है, वो मेरी सारी फैमिली फैमिली सपोर्ट सपोर्ट कर रही करती है है और आपको। कोई नहीं मुझे सपोर्ट कर रहा। तो मैं अपनी गेम के बारे में बताता चलो, ये जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुई है, हाँ तो उसमें जो लड़के ने, जिसको देख के मैंने मोटिवेशन हासिल की, हाँ, उसने 177 हाई जंप किया है। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 160 कर रहा हूँ, मैं अब भी क्वालिफाई कर रहा हूँ। देखें, तो मेरी जो फेडरेशन है, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, हाँ। इस्लामाबाद मेरी फेडरेशन है पैरा ओलंपिक की, तो वो कह रहे 2026 में एशियन पैरा ओलंपिक आएगी, तो उसमें मुझे मौका मिलेगा जी। इंशाल्लाह। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक है नदीम, आप बहुत कामयाब होंगे क्योंकि आपके इरादे वैसे ही बहुत हवाओं पे, तो जंप पे भी हवाओं में होंगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। देखें, कामयाब और इरादे के साथ बैठे हुए, पुख्ता जो है मैच्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ दोनों आज आपके सामने हमने मुतारिफ़ करवाई। और आपको भी बताना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत जो है ना वो कभी मत हारिएगा, क्योंकि जो बाहिम्मत लोग हैं ना वो सारी जो नाकामियाँ हैं उसको ऐसे शिकस्त दे देते हैं। आप कभी भी फेलियर नहीं बन सकते अगर आपके इरादे मजबूत होंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबके साथ यहाँ पे बात करके, आपके साथ कुछ इस तरह के मैसेजेस शेयर करके, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवा के बहुत अच्छा लगता है। कल के प्रोग्राम में भी ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि कल के प्रोग्राम में यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं, ऐसे घर में बैठ के, किन खानों से, किन डाइट से, किन एक्सरसाइज से। कल का शो बहुत स्पेशल है, मिस नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।